गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग अनु, गुड मॉर्निंग पंकज सिंह। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रिवीजन क्लास 4 है ना। एक सेकेंड, ठीक है। ओके, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना नाउ? ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सती वृंदा। इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो क्लियर है ना अभी? ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। सो टुडे क्वेश्चन 123, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड इजी क्वेश्चन। हु रेफर्स बेकस इन हिज पोएम ऑड टू नाइटिंगेल? शेली, कीट्स, बायरन या वर्ड्सवर्थ? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजी है। ओके पंकज, चेक अगेन। हाँ जी, आंसर दीजिए। हु रेफर्स बेकस इन हिज पोएम ऑड टू नाइटिंगेल? शेली, कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ? गुड मॉर्निंग रुचि। चलिए आंसर कीजिए। हाँ, वेरी वेल डन पंकज, ये है आपके कीट्स। 1819 में ऑड टू नाइटिंगेल लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। कीट्स, वेरी गुड रुचि। ओके ओके, ठीक है। इस पोयम में जो बेकस है, बेकस को हु रेफर्स बेकस इन हिज पोयम ऑड टू नाइटिंगेल्स? कीट्स करते हैं बेकस को। ओके, ये जो वर्ड है ना फॉरलॉर्न, इस पोयम में यूज किया गया है, जो कि लॉनलीनेस की याद वो हमें दिलाता है। लॉनलीनेस यानी कि अकेलेपन की याद दिलाता है। ये लाइन आपको देखने को मिलेंगी ऑड टू नाइटिंगेल में, ठीक है। सेकेंड लास्ट स्टेंजा है, इसको भूलना नहीं है। Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. Adieu, the fancy cannot cheat so well, so she is famed to do deceiving elf. Adieu, adieu, the plaintive anthem fades. Okay, tell me the meaning of adieu. जानते हो आप adieu का मीनिंग? अगर किसी को पता है तो बता दीजिए, क्योंकि फेमस पोयम है और पता ही होना चाहिए। ओके, गुड मॉर्निंग विक्रांत। हाँ ठीक है, ठीक है, बता दीजिए एडियू का मीन्स क्या होता है। और ये लाइंस लास्ट सेकेंड स्ट्रेंजा, पास द नियर मिडोज ओवर द स्टील स्ट्रीम ऑफ द हिल साइड एंड नाउ इट इज बरीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, वॉज इट इज अ विजन ओवर अ वेकिंग ड्रीम, फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप, ठीक है। ऑड टू नाइटिंगेल की एंडिंग लाइंस ये हो जाती हैं, ध्यान से इसको रीड करना आप। हाँ जी बताइए। हाँ वेरी गुड पंकज। एडियू, एडियू का मीन्स क्या होता है? फेयरवेल से होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसको पूछा जा सकता है आपसे मीनिंग, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारी टर्म्स है जो वर्क्स में यूज की गई हैं, तो सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके ठीक है। एडियू एडियू द प्लेंटिव एंथम फेड्स, यानी कि फोरलोन को वो बोल रहे हैं। ये वर्ड एक बेल की तरह से है, वो फेयरवेल बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि विदाई की बात कर रहे हैं। एडियू एडियू दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स, ये लाइंस आप याद रखेंगे। हाँ, मीन्स फेयरवेल, ठीक है। चलिए, किड्स स्टेज कहाँ रह रहे थे? वो अपने फ्रेंड ब्राउन के साथ। ये पूछा जा सकता है किसके साथ रह रहे थे, तो किड्स अपने फ्रेंड ब्राउन के साथ रह रहे थे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। हाँ, एक चीज और बतानी थी, ये जो एड्यू है ये किस तरह का वर्ड है? ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये और ध्यान रखना आप, ठीक है। इस एड्यू का मीन्स है गुड बाय या फेयरवेल, और ये जो फॉरलॉर्न है इसका मीन्स होता है कि निराश करना या पेसिमिस्टिक वे, तो इस तरह से आप ध्यान रखना, ठीक है।
ये मीनिंग आपको ऐसे याद होने चाहिए। एक और वर्ड है, ये की टर्म्स हो जाता है इसका, डिसीविंग एल्फ। डिसीविंग एल्फ का मीन्स कि एक तरह से जो डिसेप्टिव एल्फ है यानी कि धोखा देने वाली है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये की टर्म्स है, इससे आप याद रख सकते हो कि ये ऑटवा नाइटिंगेल में लाइंस हैं। कीट्स अपने फ्रेंड ब्राउन के साथ रह रहे थे वेंटवर्थ प्लेस पे। इस प्लेस का नाम पूछा जा सकता है, प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं, प्लम ट्री के नीचे बैठे रहते हैं, उनके हाथ में ऑड होता है, 2 और 3 आवर्स में ये ऑड वो लिख लेते हैं। ये ऑड पर्सनल है और अपने ब्रदर टॉम की ट्रेजिक डेथ पर वो ये ऑड लिखते हैं और मेलनकॉलिक टोन है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, एसेज ऑफ एलिया अपीयर्ड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ किस ईयर में अपीयर हुआ था? 1913, 1914, 1823, 1933। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये एसेज ऑफ एलिया कहाँ अपीयर होता है? 1823 और किसका है? चार्ल्स लैम्ब का। ध्यान रखना, इन्होंने 2 ग्रुप्स लिखे थे, एक लिखा था एसेज ऑफ एलिया 1823 में, फिर इन्होंने जो दूसरा ग्रुप लिखा वो क्या था? लास्ट एसेज ऑफ एलिया 1833 में, ठीक है। ये चार्ल्स डिकेंस गलत लिखा हुआ है, चार्ल्स लैम्ब कर लेना इसको, ठीक है, लैम्ब कर लेना। एक सेकेंड मैं इसको कर देती हूँ क्योंकि मेरे को पीडीएफ भी शेयर करनी है ना, तो फिर उसमें रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब, हाँ ठीक है, ध्यान रखना। एसेज ऑफ एलिया हमें 1823 में दिखाई देते हैं और जो दूसरा ग्रुप है लास्ट एसेज ऑफ एलिया चार्ल्स लैम्ब के द्वारा 1833 में दिखाई देता है। कैसे लर्न रखोगे? 10 years आफ्टर। हाँ, इस तरह से आप याद रखना। ओके, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी, व्हाट डू यू मीन बाय अ रेवरी? इस रेवरी का मीनिंग बता दीजिए। इज अ हार्ट फेल्ट एसे बाय द रिनोड इंग्लिश एसेइस्ट। किसका है ये? ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी। यस, हाँ ठीक है। अनु, सती, वृंदा, रुचि, पंकज, ओके ठीक है, बताइए। ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी। रेवरी का मीन्स होता है एक तरह से दिवा स्वप्न, यानी कि जो मीन्स ड्रीम हम देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं ना, ख्यालों में खोए रहते हैं, तो उसको रेवरी बोलते हैं। और ये ड्रीम चिल्ड्रन उन्होंने उसी पर लिखा है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चार्ल्स लैम्ब कौन थे? ये प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज थे। रिकॉल द फैक्ट, वर्ड्सवर्थ, लैम्ब द फ्रोलिक एंड द जेंटल इनको बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ लैम्ब को क्या बोलते हैं? द फ्रॉलिक एंड द जेंटल। आपसे पूछा जा सकता है ये कोट, ये लाइन याद रखना। उनका जो फार्स था मिस्टर एच, वो ड्रूरी लेन 1807 में परफॉर्म किया गया था। ये एक फार्स लिखा था इन्होंने मिस्टर एच के नाम से। किसने? लैम्ब ने। ओके, लैम्ब्स फर्स्ट पब्लिकेशन वाज इन 1796 फॉर्चुअसली। ये सबसे पहला पब्लिकेशन था चार्ल्स लैम्ब का, फॉर्चुअसली। इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है चार्ल्स लैम्ब का फर्स्ट पब्लिकेशन फॉर्चुअसली। ओके, हाँ नेक्स्ट, फर्स्ट चाइल्ड एलिस। देखो ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है यानी कि ये एक दिवा स्वप्न है, और रेवरी यानी कि इसमें वो ड्रीम देखते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो चार्ल्स लैम्ब ने इस प्ले को अपनी लाइफ पर लिखा है, लेकिन इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल हैं, जितने भी इवेंट्स हैं वो सब रियल हैं, लेकिन इसमें 2 उन्होंने कैरेक्टर्स दिए हैं, वो दोनों रियल नहीं हैं, इमेजिनरी कैरेक्टर्स वो हैं। इस चीज को आप ध्यान रखोगे, पूछा जा सकता है। ओके, तो इसमें 2 चाइल्ड उन्होंने शो किए हैं ड्रीम चिल्ड्रन में। एक का नाम एलिस है जो कि एक गर्ल है, और वो बहुत ही गुड नेचर उस गर्ल का है, 7 year old है, सीरियस एंड स्वीट नेचर उस गर्ल की है, और अपने फादर के बहुत ज्यादा क्लोज है, चाइल्डहुड स्टोरीज में बहुत ही इंटरेस्टेड है। और लैम्ब, क्योंकि लैम्ब की फेवरेट चाइल्ड है, तो इसको डिस्क्राइब करते हैं द फेवरेट ऑफ माई इमेजिनरी बीइंग्स। ओके, अब सेकेंड चाइल्ड है जॉन, ये 10 years old है, जो कि एक मिस्चीवियस टाइप है। अगर उसकी सिस्टर से उसे कंपेयर करें, अपने जो फादर है, यानी कि फादर किसको बोला गया है यहाँ पे? चार्ल्स लैम्ब को बोला गया है। वो ट्रेवल एंड एडवेंचर्स को वहां सुनना पसंद करता है, जो बॉय की आदत होती है,
ठीक है। हैबिचुअल होते हैं ना बॉयज, जो फादर के ब्रेवरी टाइप्स किस्से होते हैं वो उसी में ही इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसी तरह का मीन्स ये उनकी इमेजिनरी है। बाकी इस ड्रीम चिल्ड्रन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी इवेंट है, वो सभी रियल हैं एक्सेप्ट ये 2 चिल्ड्रन, फर्स्ट एलिस, सेकेंड जॉन। एलिस एक गर्ल है, जॉन एक बॉय है। ध्यान रखना कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल ना कंफ्यूज होना है, ठीक है। और ये स्टोरी किस पर, ये जो ग्रैंड मदर है, इनकी एक ग्रैंड मदर होती है जिसका नाम क्या है, फील्ड। वो बहुत ही अच्छी लेडी है, एक रिलीजियस टाइप लेडी है और इन बच्चों को वो ही रखती हैं, ठीक है। मैरी लैम इनकी सिस्टर है, चार्ल्स लैम की ट्रेजिक लव अफेयर्स विद एन सिमंस, ओके। और ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये एक पर्सनल एसे है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। ये किस तरह का एसे है, ये चार्ल्स लैम्ब का पर्सनल एसे है। इसमें जो कैरेक्टर और इंसिडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ से रिलेटेड प्रेजेंट करते हैं और एक स्केच है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है मिसेस फील्ड कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलता है, ये ग्रैंड मदर है, किनकी, इन बच्चों की, और चार्ल्स लैम्ब की मदर है जो कि एक रिलीजियस लेडी है, ओके, ध्यान रखना। बाकी इसमें जो अदर कैरेक्टर्स, उनका चार्ल्स लैम्ब का भाई है जॉन लैम्ब, ओके, और उनकी सिस्टर है मैरी लैम्ब जिसका लव अफेयर एन सिमंस से चलता है जो कि ट्रेजिक वे में फिनिश होता है, ओके, ध्यान रखना। क्लियर है, ये इतना क्लियर है ना। चलो आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। ये इस तरह की स्टोरी है। इसमें क्या दिखाते हैं, ये ड्रीम चिल्ड्रन में ये दोनों बच्चे होते हैं और ये जो फील्ड है अपनी दादी के साथ रह रहे होते हैं। फील्ड एक रिलीजियस लेडी है, तो वहां पर जहां ये रह रहे होते हैं उसमें एक स्पिरिट वगैरह दिखती है, ठीक है, बच्चों की स्पिरिट। वो अंकल उनका मर्डर कर देते हैं बच्चों का, तो वो सभी को दिखाई देती है बट फील्ड को नहीं दिखाई देती, मिसेस फील्ड को, क्योंकि वो रिलीजियस लेडी है। तो इस तरह की स्टोरी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इज अ पेस्टोरल नॉवल टेकन फ्रॉम। ये फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एक पेस्टोरल नॉवल है, कहां से लिया गया है। वर्ड्सवर्थ, द प्रिल्यूड, मिल्टन्स लिसिटर्स, ग्रेज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड एंड नन ऑफ दीज। थैंक्स पंकज। ओके, बताइए और ये भी बता दीजिए किसका नॉवल है, पेस्टोरल नॉवल है और कहां से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी वेल डन पंकज। यस, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से आपको रीड करना होगा। आज मैंने 1-2 प्लेस की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इंक्लूड की है, ठीक है, उन प्लेस को आप अच्छे से देख लेना। वेरी वेल डन। ग्रेज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये पेस्टोरल नॉवल है टॉमस हार्डी का, और यही ग्रेज की जो एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड है, यहां से उन्होंने इसको लिया है, ओके। इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमें जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, गैब्रियल ओक जो कि एक शेफर्ड है, एंड नेक्स्ट कैरेक्टर बार्थशेबा, ऑनर ऑफ द फार्म है, ठीक है। ये जो बार्थशेबा है अपनी आंट के साथ रहने आती है और उस विलेज में, और ये जो गैब्रियल ओक है, बार्थशेबा है, साथ साथ रहते हैं और दोनों में लव हो जाता है। इसमें एक कैरेक्टर है फार्मर बोल्डवुड जो कि एक बहुत ही प्रॉस्पर फार्मर है, मींस बहुत ही ज्यादा रिच है, ओके। फिर एक सर्जेंट ट्रॉय इसमें दिखाई देता है जो कि एक गैलेंट है। फैनी रॉबिन ये बाथशेबा की सर्वेंट है। 1874 में ये आया था। एक बार इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है रुचि, अनु, पंकज, ओके ठीक है। एक बार इस प्ले का ओवरव्यू हम देख लेते हैं। अब ये अपनी चाची के साथ रहने आती है। गैब्रियल ओक और बाथशेबा, इन दोनों में लव हो जाता है, लेकिन जब गैब्रियल इसको प्रपोज करता है तो ये मना कर देती है, क्योंकि ये क्या है, इसको अपनी फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद है और ये फिर वहां से उस गांव से चली जाती है। तो अब जो गैब्रियल है इस बीच, क्योंकि एक शेफर्ड होता है, इसके साथ बहुत ही ट्रेजिक मूवमेंट होते हैं। इसकी शेफर्ड ये जो शीप वगैरह हैं वो सब सेल हो जाती हैं, ये कर्ज में डूब जाता है, इसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, वो डेट अपना पे करते करते तो फिर ये जा रहा होता है एक फील्ड में, कहीं आग लग जाती है तो वहां वो हेल्प करने पहुंचता है। तो एक वेल में यानी कि घूंघट में इसको एक लेडी मिलती है और वो लेडी कौन होती है, बाथशेबा, जो कि अब बहुत ज्यादा रिच हो चुकी है क्योंकि उसके अंकल की जो प्रॉपर्टी है वो सारी उसको मिल चुकी है, तो ये रिच हो जाती है। तो ये इस गैब्रियल को जॉब दे देती है, ओके, और अपने साथ लेकर आ जाती है।
और उसके बाद ये जो यहाँ पर क्या है, ये फार्मर है, बॉल्डवुड, सर्जेंट ट्रॉय, इन सबके साथ ये स्टोरी आगे बढ़ती है। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब ये जो बॉल्डवुड है ये एक प्रॉस्पर फार्मर है और ये इसको बाथ-शेबा से शादी करना चाहते हैं। तो ये बाथ-शेबा इसको शादी तो करनी नहीं क्योंकि इसको फ्रीडम वगैरह ज्यादा पसंद है, तो ये इनके साथ मजाक करती है और इस मजाक का जो ये इसके साथ मजाक कर रही होती है बॉल्डवुड के साथ, गैब्रियल को पता चल जाता है। अब ये गैब्रियल बाथ-शेबा को ऐसा करने से मना करता है तो गुस्सा होकर ये इसको जॉब से निकाल देती है। ठीक है। अब इसके बाद जो बाथ-शेबा है उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी शीप वगैरह बीमार हो जाती हैं, तो एक गैब्रियल ही ऐसा पर्सन था जो इन सबको ठीक कर देता है, कर सकता है, तो वो दोबारा गैब्रियल को बुलाती है और फिर से उसको जॉब पर रख लेती है। अब इस कैरेक्टर की एंट्री होती है, कौन है ये? सर्जेंट ट्रॉय, जो कि एक गैलेंट है। ठीक है। ये जो कैरेक्टर है ये इसकी शादी जो है फैनी रॉबिन से हो चुकी है। ये फैनी रॉबिन कौन होती है? बाथ-शेबा की सर्वेंट, लेकिन बाथ-शेबा को इस बात का कुछ भी नहीं पता रहता और बाथ-शेबा इससे शादी कर लेती है इस सर्जेंट ट्रॉय से। ठीक है। लेकिन बाद में इसको पता चलता है और ये इस सर्वेंट फैनी रॉबिन से लव वगैरह करता था, बेबी वगैरह होता है जिसकी डेथ हो जाती है इन्फेंसी में ही, और फैनी रॉबिन की भी डेथ हो जाती है। तो बाथ-शेबा को जब इस बात का पता चलता है तो वो ये रिलेशनशिप एंड कर देती है और बाद में ये दोनों ही शादी करते हैं। कौन? गैब्रियल एंड बाथ-शेबा रीयूनाइटेड हो जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है इस तरह की स्टोरी है। ओके, तो इसको ध्यान रखना। 1874 में ये स्टोरी देखने को मिलती है। टॉमस हार्डी का फेमस नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ध्यान रखना, और पेस्टोरल है। ओके, चलिए। हु वांट्स टू मैरी थॉमसन इन द नॉवल The Return of the Nature, Diggory Wen, the Redelman, Damon Villeneuve, Climb Your Bride, and yes. अच्छा, आपको क्यों पढ़नी है ये स्टोरीज? आपको इसलिए ये स्टोरीज पढ़नी है क्योंकि कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं और कैरेक्टर्स कैसे लर्न होते हैं? जब हमें स्टोरी लर्न है, ठीक है, वो तभी लर्न होते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। वो हमें तभी लर्न होते हैं कैरेक्टर्स जब हमें स्टोरी लर्न है। ओके, और अभी देखना आप बहुत सारी जो टर्म्स हैं आपको वो देखने को मिलेंगी, मैंने इंक्लूड की हैं, प्ले वाइज इंक्लूड की हैं, जिससे कि आपको याद रह जाए किस प्ले में ये टर्म किस वे में देखने को मिलती है। ओके, चलो ये वाला बताओ कि हु वांट्स टू मैरी थॉमसन इन द नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेचर। ये नॉवल किसका है? ये नॉवल भी किसका है? टॉमस हार्डी का है। ठीक है। और ये डिगोरी वेन एक रेडलमैन है। रेडलमैन क्या होता है? रेडलमैन मीन्स एक, जैसे रेड और होता है ना, रेड और कैसे समझोगे आप? जैसे गेरू जानते हो ना, तो शीप वगैरह को वो टीका वगैरह या मार्क वगैरह लगाने के लिए यूज किया जाता है, तो रेडलमैन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रेडलमैन है। डैमन विल्डेव या क्लाइम योर ब्राइड, यस, ये हो जाएगा आपका डिगोरी वेन द रेडलमैन। ठीक है, ये टॉमसन से शादी करता है। टॉमसन एक गुड नेचर वुमेन है। 1878 में ये हार्डी का नॉवल हमें शो हुआ था। इसकी सेटिंग एडगन हर्थ में मानी जाती है। एडगन हर्थ में उन्होंने इसकी सेटिंग रखी थी। ठीक है, टिपिकल काउंटी है कहाँ की? डॉरसेट की। ये डॉरसेट वर्ड याद रखना, टॉमस हार्डी से रिलेटेड है। ठीक है, टॉमस हार्डी से रिलेटेड डॉरसेट और फॉकनर से रिलेटेड मिसिसिपी। इस तरह से आप इजीली जो नोट्स है उसमें इंक्लूड कर सकते हो और याद रख सकते हो। ठीक है, वैसे इतनी सारी काउंटीज और रीजन याद नहीं होंगे पर इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो डॉरसेट में है, वहीं पर इस प्ले की सेटिंग है। डैमन विल्डेव, टॉमसन योब्राइट और यूस्टेशिया, ये दो लेडी होती है। इन दोनों लेडी से वो लव करता है, दोनों से शादी कर लेता है। कौन? डैमन विल्डेव। फिर एक डिगोरी वेन, ये रेडलमैन है और बाद में ये डेयरी फार्मर वगैरह बन जाता है। यही टॉमसन योब्राइट से शादी करता है। हाँ, ठीक है। क्लिम योब्राइट, ये कौन है? ये कजन है। किसका कजन है? टॉमसन योब्राइट का। एक डायमंड मर्चेंट है जो कि पेरिस में रहता है। ये जो यूस्टेशिया है ना, ये बहुत ही मतलबी लेडी है। इसको पैसे वगैरह, मनी वगैरह से बहुत ज्यादा लव है। ठीक है, तो वही सब कुछ ये ढूंढ रही होती है और ये डायमंड मर्चेंट है पेरिस में और यूस्टेशिया से इसकी शादी हो जाती है। लेकिन ये जो क्लाइम है इसको ये सब पसंद नहीं है। ये स्कूल मास्टर बनकर पुअर पीपल की हेल्प करना चाहता है, जो कि फर्ज कटर बन जाता है। इस बात से ये जो यूस्टेशिया है ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि इसको मनी से लव था और वो सिंपल सा स्कूल मास्टर बनता है, फर्ज कटर बन जाता है। ठीक है, तो
इसके चलते वो उसे छोड़ देना चाहती है। अब इस स्टोरी में क्या होता है कि दोबारा से पहले ये डैमन विल्डेव को छोड़ देती है, लेकिन बाद में फिर इसकी एंट्री होती है। ये डैमन विल्डेव जो है ये यूस्टेशिया से ही ज्यादा लव करता था, और ये यूस्टेशिया किस तरह की लेडी है, अकेले रहना पसंद करती है, ठीक है, फैमिली वगैरह इसको ज्यादा पसंद नहीं है। तो बाद में फिर इसकी एंट्री होती है डैमन विल्डेव की, ये फिर से यूस्टेशिया को शादी वगैरह के लिए पूछता है। अब यूस्टेशिया जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, क्योंकि उसे क्लेम के साथ रहना था, लेकिन क्लेम का कोई आंसर नहीं आता है। तो ये एक जो नदी वगैरह है उसमें कूद जाती है। इसके पीछे ये डैमन विल्डेव भी जंप कर देता है, और क्लेम योब्राइट भी जंप कर देता है। अब ये क्लेम को तो बचा लिया जाता है, लेकिन इन दोनों की डेथ हो जाती है। डैमन विल्डेव और यूस्टेशिया दोनों की डेथ हो जाती है। क्लेम योब्राइट को बचा लिया जाता है, और ये जो इसकी वाइफ थी विल्डेव की फर्स्ट, थॉमसिन योब्राइट, इसकी शादी डिगोरी वेन से हो जाती है, जो कि एक डेयरी फार्मर बन जाता है। ठीक है, ये स्टोरी थी। और लास्ट में क्लेम योब्राइट क्या बन जाता है, ये एक प्रीचर बन जाता है, प्रीचर, ठीक है, उपदेश देने वाला, अकेला रहता है। कौन है ये, कजन है थॉमसिन योब्राइट का। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यूड फॉले अ स्टोन मैसन विशेस टू बी अ स्कॉलर, अ बिल्डर, अ मिलियनेयर या अ मेसन। ओके, ठीक है, हाँ, द रिटर्न ऑफ द नेटिव बताइए। ये ज्यूड फॉले एक स्टोन मैसन है, विशेष टू बी, क्या विश थी इसकी, स्कॉलर बनने की, बिल्डर बनने की, मिलियनेयर बनने की या मैसन बनने की। बताइए। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है पंकज, इस तरह का कोई नोट यहां पर मेंशन नहीं है कि ये किस मैगजीन में शो होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये ज्यूड फॉले क्या बनना चाहता था, एक स्कॉलर बनना चाहता था। नोट डाउन, ये जो इनका नॉवल है हार्डी का लास्ट कंप्लीटेड नॉवल है, और ज्यूड फॉले एक प्रोटैगनिस्ट है जो कि वर्किंग क्लास से रिलेट करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, वर्किंग क्लास का यंग मैन है, वर्किंग क्लास से ये रिलेट करता है। ज्यूड द ऑब्सक्योर नाम का ये प्ले है, नॉवेल इसको बोलोगे आप। इसमें क्लास, एजुकेशन, रिलीजन और मैरिज वगैरह को शो किया गया है। ठीक है, एक स्टोन मैसन है और उसका सपना है एक स्कॉलर बनने का, इसका ज्यूड द ऑब्सक्योर का। ये कैरेक्टर्स हैं इसमें, अराबेला डॉन, ज्यूड, स्यू ब्राइडहेड, मिस्टर फिलॉटसन और ज्यूड फॉले, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। जॉनरा में रखेंगे इसको नॉवल और फिक्शन के। और ओके, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये अराबेला डॉन, ज्यूड, स्यू ब्राइडहेड, ये जो अराबेला है ना, ये एक बहुत ही बैड नेचर की लेडी है, और ये इसको परसुएड करती है, कन्विंस करती है ज्यूड को, यानी कि इसके पीछे पड़ जाती है, और फिर बाद में इसके साथ रिलेशन भी नहीं रखती, इसको छोड़ देती है। स्यू ब्राइडहेड जो है एक जो ये वीमेन है, फिर बाद में ज्यूड इससे शादी वगैरह कर लेता है, लेकिन अराबेला को अच्छा नहीं लगता, वो इनकी रिलेशनशिप को भी फिनिश कर देती है। अब ये स्यू ब्राइडहेड बाद में मिस्टर फिलॉटसन से शादी कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ स्टोरी है। ठीक है, और अब इसमें जो मेन फैक्ट है उसको सुनिए। ये जो चाइल्ड नेम ज्यूड है, ये ज्यूड का बेटा है, ठीक है, और इसका निकनेम होता है लिटिल फादर टाइम। इसका निकनेम क्या होता है, लिटिल फादर टाइम। ये किसका बेटा है, ज्यूड और अराबेला डॉन का बेटा है। ठीक है, ये जो लिटिल फादर टाइम है, इसको पसंद नहीं है कि ज्यूड स्यू ब्राइडहेड से शादी कर लेता है। तो ये जो स्यू ब्राइडहेड है, ज्यूड और स्यू के 2 बच्चे होते हैं, ये इन दोनों को जेलसी में मार देता है और बाद में खुद भी सुसाइड कर लेता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिटिल फादर टाइम किसका निकनेम है, तो ज्यूड और अराबेला का सन होता है, उसका निकनेम है। लिटिल फादर टाइम स्यू के दोनों बच्चों को मार देता है और बाद में खुद भी सुसाइड कर लेता है, और ये जो ज्यूड है ये भी लास्ट में इसकी भी डेथ हो जाती है।
हाँ, कैरेक्टर पूछा गया था। ज्यूड की भी लास्ट में मिजरेबल स्टेट में डेड हो जाती है, ये भी इसकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि स्यू भी इसको छोड़ देती है, उसके दोनों बच्चों को मार दिया जाता है, तो स्यू भी इसको छोड़ के चली जाती है, कहाँ पर, पिलॉटसन के पास चली जाती है, ठीक है। और ये अराबेला, जिसकी नेचर बहुत ही बैड है, ये अपने नेक्स्ट सूटर को ढूंढती है, मीन्स अपना नेक्स्ट शिकार ढूंढने निकल जाती है। तो इस तरह की स्टोरी है ज्यूड द ऑब्स्क्योर। अब इमेनेंट विल, इसमें एक टर्म यूज किया गया है, इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डी के नॉवेल्स की, डिकन्स नॉवेल्स की, शेक्सपियर ड्रामा की, नन ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, बताइए। इमेनेंट विल ये कैरेक्टरिस्टिक है, किसके नॉवेल की कैरेक्टरिस्टिक ये मानी जाती है, बताइए। ये हार्डी के नॉवल की कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। क्या मीन्स है इसका, इमेनेंट विल, इमेनेंट विल का मीन्स होता है कि इस तरह जो फेट है ना, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो विल है वो अलग होती है, लेकिन फेट कुछ और होता है। वेरी गुड, ये ठीक है आप सभी का। हार्डीज के नॉवल में ये देखने को मिलती है कैरेक्टरिस्टिक, इस थीम को, या फिर आप बोल सकते हो इस तरह का टर्म हार्डी के नॉवल में देखने को मिलता है, जिसमें एक इस तरह की फोर्स है जिसमें ह्यूमन लीव्स और इवेंट्स, मींस उनकी इच्छा तो कुछ और होती है लेकिन भाग्य उनके साथ कुछ और करता है, ठीक है। और स्पेशली ये उनके एपिक ड्रामा द डायनेस्ट में देखने को मिलती है। इस द डायनेस्ट से रिलेटेड जो फैक्ट है उनको देखो, ये हमें 3 पार्ट्स में शो होता है, ठीक है। नेपोलियन वॉर से रिलेटेड है द डायनेस्ट, उनका एपिक ड्रामा है। आपसे पूछा जाएगा ये किस जॉनरा में आप इसको रखोगे, एपिक ड्रामा, ओके। 1905, 1906 एंड 1908 3 पार्ट्स में ये हमें शो होता है, ठीक है सत्यवृंदा, ओके ओके रुचि, पंकज, ठीक है। नेपोलियन वॉर पर ये बेस्ड है और टॉमस हार्डी का मैग्नम ओपस ये माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इनका मैग्नम ओपस माना जाता है, जैसे वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस द प्रेल्यूड, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट, इसी तरह से टॉमस हार्डी का द डायनेस्ट, जो कि एक एपिक ड्रामा है, ध्यान रखना। 19 एक्ट्स में ये लिखा गया है, ओके। चलो नेक्स्ट, टू टेल विदाउट अ mincing of words of a deadly war waged between flesh and spirit, and to point the tragedy of unfulfilled aims, I am not aware that there is anything in the handling to which exception can be taken. ये line, this line appears in the preface to the first edition of, देखो ये लाइंस जो है एज अ प्रीफेस हमें शो होती हैं किस नॉवल के फर्स्ट एडिशन में। तब तक हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे बोला गया है कि अ डेडली वॉर वेज्ड बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। ये क्या है, फ्लैश एंड स्पिरिट, यानी कि मास और सोल जो है, ठीक है, कहां पे दिखाई देती है, ये है ज्यूड द ऑब्स्क्योर, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इस नॉवल में एज अ प्रीफेस ये देखने को मिलती है ज्यूड द ऑब्स्क्योर, वेरी वेल डन, ठीक है। ज्यूड द ऑब्स्क्योर में ये ट्रेजेडी को पॉइंट करते हुए कि जो एम्स हैं वो अनफुलफिल रह गए हैं, तो उनको फ्लैश एंड स्पिरिट बोला है, अ डेडली वॉर बोला है, ठीक है। आई एम नॉट अवेयर दैट देयर इज एनीथिंग इन द हैंडलिंग टू विच एक्सेप्शन कैन बी टेकन। ये एक नॉवल है 1895 में, हमने अभी डिस्कस किया, ज्यूड द ऑब्स्क्योर, ठीक है, जो कि एक साउथ वेसेक्स विलेजर है, अराबेला, स्यू ब्राइडहेड, ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसी में ही ये एज अ प्रीफेस फर्स्ट एडिशन में यूज किया गया है, ध्यान रखना। इसको ये जो सीरीज है ना, इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन का इनको सबको रिवीजन कर लेंगे मैराथन में, ओके। फिर उसके बाद में एक मॉक टेस्ट भी अपलोड करूंगी पीजीटी का। चलिए, द सबटाइटल ऑफ द नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, बताइए सब टाइटल बताना है आपको। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का द स्टोरी ऑफ अ ड्रंकर्ड, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ मीन कैरेक्टर, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, या नन ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए। हाँ ठीक है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का आपको सब टाइटल बताना है। किसका प्ले है ये भी बता दो।
द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज ये हार्डी का नॉवल है, ठीक है, और द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर ये इसका सब टाइटल है, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन ऑफ कैरेक्टर, या फिर आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। अ मैन ऑफ कैरेक्टर याद रखना। हार्डी के वेसेक्स नॉवल में ये बुक है जो कि फिक्शनल टाउन ऑफ कैस्टरब्रिज डॉर्सेट में इसकी सेटिंग देखने को मिलती है। मैंने बोला है ना आपको, हार्डी अगर आ रहे हैं तो डॉर्सेट उनकी काउंटी ध्यान रखना, डॉर्सेट में देखने को मिलेगी, फिक्शनल टाउन ऑफ कैस्टरब्रिज डॉर्सेट। ओके चलो अब इसमें जो इसके फेमस कैरेक्टर हैं उनको एक बार देख लेते हैं। स्टोरी डिस्कस देखती होगी है ना, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड टर्म्स रखे हैं ना, तो एक बार इसकी स्टोरी भी देख लेंगे हम। माइकल हैनकर्ड हैं जो कि हेड रशर हैं और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वो बन जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ठीक है। सुसान हैनकर्ड इनकी वाइफ है हैनकर्ड की, लेकिन ये अपनी ही वाइफ को सेल कर देते हैं। किसको? एक सेलर है न्यूसन नाम का, पूरा नाम है उसका रिचर्ड न्यूसन। ये सेलर है, ये अपनी वाइफ को उसे दे देते हैं, सेल कर देते हैं। ओके एलिजाबेथ जेन फर्स्ट ये डॉटर है माइकल हैनकर्ड और सुसान हैनकर्ड की, जिसकी डेथ हो जाती है इन्फेंसी में ही, यानी कि बहुत ही छोटी सी की उसकी डेथ हो जाती है। फिर दूसरी जो डॉटर है वो है एलिजाबेथ जेन सेकंड, और ये डॉटर किस किसकी है? सुसान एंड रिचर्ड न्यूसन की, ठीक है, जिसकी शादी फारफ्रे से होती है, और ये डोनाल्ड फारफ्रे हैं। हैनकर्ड के बाद यही मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बनते हैं। ये हैनकर्ड बिल्कुल दिवालिया टाइप हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है एट द एंड ऑफ द प्ले, और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज कौन बनते हैं? डोनाल्ड फारफ्रे, जिसकी शादी किससे होती है? एलिजाबेथ जेन सेकंड से, जो कि डॉटर है सुजान एंड रिचर्ड न्यूसन की। ओके ल्यूसेटा टेम्पलमैन, ये जो ल्यूसेटा है ना, ये माइकल हैनकर्ड अपनी वाइफ को तो सेल कर देते हैं और इसके लव में होते हैं ल्यूसेटा टेम्पलमैन के। ये नेटिव है, ठीक है, जिसका अफेयर हैनकर्ड से चलता है, लेकिन ये जो शादी करती है किससे? फारफ्रे से। बाद में फारफ्रे भी इसको छोड़ देता है और एलिजाबेथ जेन सेकंड से वो शादी कर लेता है। इस कैरेक्टर को आप ध्यान रखना, माइनर कैरेक्टर है बट इंपॉर्टेंट है। जोशुआ जॉब ये एक मैनेजर है जो हैनकर्ड के प्रति पर्सनल ग्रज रखता है, ठीक है। अब पर्सनल ग्रज के चलते जो ल्यूसेटा के लव लेटर्स होते हैं ना, उनको सबके सामने वो रख देता है, और वहां से ये जो हैनकर्ड है इनकी बर्बादी शुरू हो जाती है, और ल्यूसेटा प्रेग्नेंट होती है जिसकी डेथ हो जाती है, और वहां से हैनकर्ड की बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये अपनी पर्सनल ग्रज वहां निकालता है। क्या नाम है इस कैरेक्टर का? जोशुआ जॉब, ठीक है। तो ये स्टोरी है। अब इसमें एक टर्म यूज किया गया है स्कीमिंगटन राइट, ये याद रखना। ये जो टर्म है ना स्कीमिंगटन राइट, पता है आपको क्या मीन्स है इसका? इस टर्म को कौन यूज करता है? जोशुआ जॉब के लिए यूज किया जाता है। क्या इसका इंटेंशन होता है जोशुआ जॉब का? स्कीमिंगटन राइट, इस टर्म का मतलब है कि किसी मेंबर को ह्यूमिलेट करना, ठीक है, और मींस उसको बिल्कुल बर्बाद कर देना। जैसे इसको पर्सनल ग्रज था जोशुआ जॉब को, तो इसने हैनकर्ड के अगेंस्ट उसको यूज किया, तो इसी को बोलेंगे स्कीमिंगटन राइट। ये आपकी इस वर्क में इंक्लूडेड है, तो इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना है, इस टर्म को आपको याद रखना है। ओके चलिए अभी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। चलो द थ्री मैरिनर्स इन, ये कहां दिखाई देता है आपको? कौन से प्ले में है? The Return of the Native, Desperate Remedies, The Mayor of Casterbridge, Jude the Obscure। पूछा जा सकता है, तो ये टॉमस हार्डी का द थ्री मैरिनर्स इन कहां दिखाई देता है? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जिसकी स्टोरी अभी हमने डिस्कस की है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर भी इस प्ले को बोलेंगे। ओके ध्यान रखना। चलो ये वाला बताओ। एबल विटल, मिसेस गुड एनफ एंड जोशुआ जॉब आर द माइनर कैरेक्टर्स इन विच प्ले? अब तो आप इजीली आंसर कर दोगे, ठीक है। आई एम वेटिंग योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। हाँ ठीक है,
ओके ओके, ठीक है सती, वृंदा, रुचि, पंकज, ओके ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 133। इस क्वेश्चन को के लिए मैं आपका वेट करूंगी, ठीक है। वेरी वेल डन। ये द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, अभी आपने पढ़ा ना जोशुआ जब किस तरह का कैरेक्टर है, माइनर कैरेक्टर है, ठीक है, जो पर्सनल ग्रज रखता है हैनकर्ड के प्रति। गुड आफ्टरनून राधे रानी। ओके, द स्कीमिंगटन राइट in a mayor of Casterbridge is organized in order to defame Lucetta and Hancard, popularize Lucetta and Hancard, bring Lucetta and Hancard into limelight, defame Lucetta and Farfrae. Which is your answer? Yes. स्कीमिंगटन राइट का वो यूज करते हैं अ मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, तो स्पेशली किस लिए? हाँ, ये होगा डिफेम, मींस ल्यूसेटा एंड हैनकर्ड के जो लव लेटर्स थे वो उनको शो कर देता है ना, तो क्या किस लिए करता है शो? किस लिए शो करता है? उनको डिफेम करने के लिए। ओके, हाँ, डिफेम करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज को। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हार्डीज पेसिमिस्टिक आउटलुक ऑन लाइफ, ठीक है। इसमें हार्डी का पेसिमिस्टिक आउटलुक दिखाया गया है, निराशावादी रूप, जो कि सजेस्ट क्या करता है कि हैप्पीनेस तो बहुत मुश्किल से मिलती है, यानी कि ब्लीक आउटलुक शो किया जाता है। ओके, ब्लीक आउटलुक मीन्स क्या होता है? ब्लीक आउटलुक का मीन्स है कि बैड सिचुएशन को दिखाया जाता है। जो टॉमस हार्डी है, यानी कि जो ऑथर है, हार्श रियलिटीज उनकी लाइफ की, उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स, वो सब कुछ इसमें शो किए जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, पेसिमिस्टिक आउटलुक हमें देखने को मिलता है किस प्ले में? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। ओके, चलो क्वेश्चन बन सकता है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये जो कमेंट है ये एलिजाबेथ का है। एलिजाबेथ कौन? एलिजाबेथ जेन सेकंड। और ये कौन है एलिजाबेथ जेन सेकंड? किसकी डॉटर है ये? जो रिचर्ड न्यूसन वो सेलर था और सुजैन उसकी डॉटर थी। ओके, तो टॉमस हार्डी इसको बोलते हैं दिस फ्लावर ऑफ नेचर। आपसे पूछा जा सकता है टॉमस हार्डी ने दिस फ्लावर ऑफ नेचर किसके लिए यूज किया है? एलिजाबेथ जेन सेकंड के लिए यूज किया है, किसी भी तरह से मिल जाए, ठीक है। तो हार्डी की फिलॉसफी ऑफ लाइफ विच इज सर्टेनली, किस तरह की फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपको दिखाई देती है? पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, नीदर पेसिमिस्टिक नॉर ऑप्टिमिस्टिक, बताइए। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हमने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन पेसिमिस्टिक उनकी जो आउटलुक है वो शो होती है, मींस निराशावादी जो उनका आउटलुक है वो यहाँ शो होता है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। आई होप कि ये प्ले, ये नॉवल आपको हार्डी का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने इसकी स्टोरी पढ़ ली, उनका आउटलुक पढ़ लिया, इसमें जो टर्म्स है उसको हमने देख लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज वेसेक्स इज द स्पेशल एनवायरमेंट characters whose development could not be understood without reference in it. Who comments this? Compton Rickett, J.B. Priestley, George Sand, or none of these? His Wessex is the special environment characters whose development could not be understood without reference in it. किसने बोला है? ये टॉमस हार्डी के लिए। और ये है जेबी प्रिस्टले, ठीक है, ध्यान रखना इसको। जेबी प्रिस्टले बोल रहे हैं टॉमस हार्डी के लिए कि उनके जो वेसेक्स है, उनके वेसेक्स का जो स्पेशल एनवायरनमेंट है, जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट है, बिना रेफरेंस के उसको समझा नहीं जा सकता, ठीक है। और ये कमेंट कौन देता है? जेबी प्रिस्टले देते हैं। क्लियर? चलिए, My star in what's to blame, not I, it is unanswerable, where do these lines appear? ये लाइन कहाँ दिखाई देती है आपको? हार्डी के द रिटर्न ऑफ द नेटिव,
हार्डीज अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, हार्डीज द डायनेस्ट या नन ऑफ दीज। ठीक है, बताइए। माई स्टार इन व्हाट्स टू ब्लेम नॉट आई, इट इज अनआंसरेबल। तो ये लाइन्स है उनकी द डायनेस्ट से, इंपॉर्टेंट लाइन से, इसीलिए मैंने इनको यहां इंक्लूड किया है। और ये द डायनेस्ट आपको पता है क्या है उनका, टॉमस हार्डी का मैग्नम ओपस ये माना जाता है। ठीक है, जो कि नेपोलियन वॉर पर बेस्ड है, एक एपिक ड्रामा है, 19 एक्ट्स में लिखा गया है और 3 पार्ट्स में हमें शो होता है। ठीक है, रिमेंबर दिस फैक्ट, कितने पार्ट्स में शो होता है, 3 पार्ट्स में। पहला 1904, दूसरा 1906 एंड तीसरा 1908। और तीनों जो एडिशन है वो हमें 1910 के वॉल्यूम्स में शो होते हैं, क्योंकि ये जो द डायनेस्ट है कलेक्टिवली ये 1910 में पब्लिश हुआ था। बट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने पार्ट्स में शो हुआ था, 3 पार्ट्स में। ओके, ध्यान रखना इसको। एक एपिक ड्रामा है, नेपोलियन वॉर पर बेस्ड है। ठीक है, और ये नेपोलियन वॉर कब हुआ था, स्पेशली कब हुआ था ये पता है ना, आपने वर्ड्सवर्थ में पढ़ा है, कब हुआ था ये, 1805 में। ओके, ध्यान रखना इसको। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन, इफ यू नो गिव आंसर। एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज सो आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। ये ग्लॉसेस्टर की लाइन है, ग्लॉसेस्टर बोल रहा है किंग लियर में, जो कि शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है। हार्डी इन लाइन्स का यूज, शेक्सपियर की इन लाइन्स का यूज अपने किस नॉवल के प्रीफेस में करते हैं। ओके, हाँ ठीक है पंकज। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ज्यूड द ऑब्स्क्योर, टेस ऑफ डी अर्बेविल्स, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। बताइए, यानी कि यहां पर इन लाइन्स में क्या बोला गया है, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज सो आर वी टू द गॉड्स, मीन्स हम भगवान के लिए क्या है, उनके लिए खिलौने की तरह से। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो अपनी जॉय के लिए हमें मारते हैं, यानी कि हम उनके लिए एक इंसेक्ट टाइप हैं। ओके, ठीक है। तो ये किस प्ले में आपको देखने को मिलती हैं लाइंस, वेरी गुड, टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स में। ओके, टॉमस हार्डी का फेमस नॉवल है, 1891 में लिखा था और ये उनका मास्टरपीस माना जाता है। और इसकी सेटिंग रूरल इंग्लैंड में है, ध्यान रखना। ओके, ये जो टेस डर्बीफील्ड है ये डॉटर होती है सर जैक डर्बीफील्ड की। इस तरह के कैरेक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। टेस डर्बीफील्ड नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट है, एक कंट्री गर्ल है, जॉन एंड जॉन डर्बी। आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे इस प्ले को, नेक्स्ट क्लास में कभी इसकी जो समरी है उसको इंक्लूड करूंगी मैं, क्योंकि आज हमने 2 से 3 प्ले हार्डी के यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ओके, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह। ओके, चलो ये नॉवल है टॉमस हार्डी का, जो कि ट्रेजिक स्टोरी पर बेस्ड है। टेस डर्बीफील्ड की एक यंग वुमेन है जो हार्डशिप्स को फेस करती है। ओके ओके, हाँ ये वाला पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है, इसको आप ध्यान रखना। टेस ऑफ द डी अर्बेविल्स, इसका जो नॉवल टाइटल है क्या है, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। ओके, ये एक आयरनिक टाइटल है, अगर अदर टाइटल पूछा जाने लगा तो आप इस तरह से इसको बता दोगे, क्या है, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हार्डी हैज टेकन अ क्लू फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट फॉर द वन ऑफ हिज नॉवेल्स, विच नॉवल इज दिस। ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है पवन, ओके, प्रणाम प्रणाम पवन, हाँ सफर करती है, ठीक है। बताइए। वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ठीक है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 में ये टॉमस हार्डी ने शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट से लिया था। किस एक्ट से, एक्ट 2 सीन 5 एज यू लाइक इट में ये सॉन्ग यूज किया गया है। किसका सॉन्ग है ये भी बता दो। हार्डी इसको
यूज दिस टाइटल फॉर हिज सेकंड पब्लिश्ड नॉवल जिसकी सेटिंग रूरल है। ओके चलो, क्रास कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूजेस इन। हार्डी ने इन फ्रेजेस का यूज अपने किस वर्क में किया है? क्रास कैजुअलिटी, डाइसिंग टाइम, बताइए। ये इंपॉर्टेंट प्ले है, इनका वर्क है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये क्रास कैजुअलिटी, इसका मीन्स क्या होता है? यानी कि क्रास का मीन्स होता है चांस, कैजुअलिटी मीन्स, क्रास कैजुअलिटी मीन्स यानी कि मिस फॉर्च्यून, ठीक है, बाय चांस जो मिस फॉर्च्यून होता है। और डाइसिंग टाइम का मीन्स क्या, कि जो जैसे हम गेम प्ले करते हैं ना, डाइस फेंक कर, तो इसी तरह से जो हमारा फेट है, ठीक है, वो भी क्या है कि हैप्पीनेस तो हमें कम शो होती है और पेन ज्यादा दिखाई देता है। तो इस तरह यहाँ पर वो मॉर्न करते हुए शो हो रहे हैं कि जो हमारी लाइफ है ना वो बाय चांस है, हैपन इंस्टेंस है, मीन्स पता नहीं चलता, ठीक है, और दुख ज्यादा है और एक्सटेसी कम है, खुशी कम है। The poem's downtrodden speaker argues that even a cruel god would, in a way, be preferable to random bad luck. आपसे पूछा जा सकता है किस वर्क की थीम है, हैपन स्टेंस पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, या फिर ये टर्म्स आपसे देके पूछ लिए जाएंगे, हैप, HAP, ठीक है, ध्यान रखना। हार्डी लिखते हैं हैप को 1866 में, और इसमें इन्होंने इंग्लिश एंड इटालियन सोनेट दोनों फॉर्म्स का यूज किया है। जानते हो ना आप, इटालियन सोनेट्स और इंग्लिश सोनेट्स यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट्स, तो दोनों सोनेट फॉर्म का इस वर्क में हार्डी यूज करते हैं, ठीक है। इस वक्त की थीम उन्होंने फेट, डेस्पेयर एंड डिफिकल्टी ऑफ टाइम रखी है, यानी कि इस क्रूअल वर्ड की जो रियलिटी है उसको वो शो करते हैं। इसकी जो मेन लाइन्स है जो आ सकती हैं, ठीक है, जिनको मैंने देखा है, बहुत ज्यादा फेमस लाइन है, इनको आप ध्यान रखना। हार्डी कहते हैं, इफ बट सम वेंजीफुल गॉड वुड कॉल टू मी फ्रॉम अप द स्काई एंड लाफ, दाउ सफरिंग थिंग नाउ that thy sorrow is my ecstasy, that thy love losses my। यानी कि वो कहते हैं कि जो गॉड है ना, वो मीन्स वो इस तरह से मजाक कर रहे हैं हमारे साथ कि वो आते हैं और गॉड को हमें दुख देते हैं और चले जाते हैं। मीन्स वो हमें कह रहे हैं, दाउ सफरिंग थिंग्स, कि जो तुम सफर कर रहे हो ना, जो तुम्हारे दुखों वाली चीजें हैं, उसी में ही मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें इतना दुख देता हूं। तो ये लाइन हार्डी की है और वो गॉड को बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो देवता है वो आसमान से, स्काई से आते हैं और हंसते हुए आते हैं और मुझसे बोलते हैं, दाउ सफरिंग थिंग, कि जो तुम्हारी दुखों वाली चीजें हैं, वो उन दुखों में मुझे परमानंद मिलता है, एक्सटेसी मिलती है, खुशी मिलती है। ओके, तो ये लाइन आपको हैप में देखने को मिलेंगी। ये सभी लाइन उसमें इंक्लूडेड है। हाफ इज इन दैट पावरफुलर दैन आई हैड विल्ड एंड मेड इट, यानी कि इसमें पेसिमिस्टिक टोन में उन्होंने ये सब कुछ रखा है। यहां पर वो इन टर्म्स का यूज करते हैं, क्रास कैजुअलिटी ऑब्स्ट्रक्ट द सन एंड रेन एंड डाइसिंग टाइम फॉर ग्लैडनेस कास्ट अ मून, ठीक है, यानी कि जो सन एंड रेन है वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं क्रास कैजुअलिटी में। क्रास कैजुअलिटी यानी कि जो मिसफॉर्च्यून है उसमें बाधा डालते हैं। डाइसिंग टाइम मतलब सन आता है और रेन आता है, और जो मेरे लाइफ में दुख चल रहे हैं वो उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि बाधा डालते हैं। एंड डाइसिंग टाइम फॉर ग्लैडनेस कास्ट अ मून, और मेरी खुशी का जो डाइसिंग टाइम है, मीन्स वो जैसे एक डाइस है, जब हम उसको फेंकते हैं तो वो किसी भी तरह से पलट जाती है, उसी तरह से मेरे दुख है, मेरी लाइफ में खुशी की कम जगह है, हैप्पीनेस कम है और पेन ज्यादा है। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं। ओके, ध्यान रखना। थर्सिस इन क्या है, ये किस में लिखी गई है? थर्सिस लिरिक है, बैलेड है, पेस्टोरल एलेजी है, या नन ऑफ दीज? ये तो इजी हो जाता है आपके लिए, है ना? एवरी ईयर क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन से, इस वर्क से। किसका वर्क है बता दीजिए और किस में ये लिखा हुआ है? हाँ, वेरी वेल डन। इसका आंसर क्या है? ये 141 का, ध्यान से आंसर करो। ये थायरसिस क्या है? अ पेस्टोरल एलेजी है, ठीक है, जिसको मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था। इसको आप मोनोडी भी बोल सकते हो, लिरिक नहीं है।
एक सेकेंड रुको, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। क्या आंसर होना चाहिए? मोनोडी बोलते हैं वैसे इसको। मोनोडी क्या होता है? मोनोडी जिसमें कोई एक पर्सन मोन कर रहा होता है, विलाप कर रहा होता है, जो कोई लव्ड वंस होता है उसके जाने पर, ठीक है। तो ये एक मोनोडी है, आप इसको ऐसे ध्यान रखोगे। एक सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेती हूँ एक बार। हाँ, क्योंकि ये डेथ पर लिखी गई है ना, तो ये एक पेस्टोरल एलेजी है। हाँ, ये ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, ये ठीक है, क्योंकि ये डेथ पर लिखी गई है। थायसिस मैथ्यू अर्नोल्ड का फेमस वर्क है, और किसकी डेथ पर लिखी है ये आप बता दीजिए, ठीक है। और ये एक पेस्टोरल एलेजी है। एक मोनोडी टर्म में आप इसको रखोगे, आर्थर ह्यू क्लफ की ये डेथ पर वो लिखते हैं अपने फ्रेंड को याद करते हुए। ओके, इस तरह की लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। हाउ चेंज्ड इज हियर, ईच स्पॉट मैन मेक्स और फेल्स, इन द टू हिंक सीज नथिंग कीप्स द सेम, द विलेज स्ट्रीट इट्स हॉन्टेड मैंशन। ठीक है, ये याद रखना की टर्म्स जो है, अगर आपसे लाइन पूछी जा सकती है इस वर्क की, इस वर्क को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, पूरे वर्क को, ठीक है। जैसे वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हो आप, टिंटर नेबे पढ़ते हो, इमॉर्टेलिटी ऑड पढ़ते हो, पूरा पढ़ते हो ना, इसी तरह से ये वर्क भी पढ़ लेना मैथ्यू अर्नोल्ड का। इसमें से आपसे लाइंस पूछी जा सकती हैं, ठीक है। कीवर्ड से आप लाइंस ध्यान रखना। और एंडिंग लाइन है, वाई फेंटेस्ट दाउ आई वंडर्ड टिल आई डाइड, रोम ऑन द लाइट वी सॉट इट शाइनिंग स्टिल, डोस्ट दाउ एज प्रूफ आवर ट्री येट क्राउन्स द हिल, आवर स्कूल ट्रेवल्स एट द लव्ड हिल साइड। अपने फ्रेंड की याद में मोन करते हुए बोल रहे हैं, और जो माउंटेन है स्पेशली माउंटेन को एड्रेस करते हुए वो बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, which poem did Arnold write in the memory of his father Dr. Thomas Arnold? Very easy question, बताइए। जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं वो अपने फादर की मेमोरी में इनमें से कौन सा वर्क लिखते हैं? उनके फादर का नाम था डॉक्टर टॉमस अर्नोल्ड। ठीक है, वेरी गुड, ये है आपका रग्बी चैपल, ठीक है। अर्नोल्ड एलेजी लिखते हैं, अपने फादर की डेथ डॉक्टर टॉमस अर्नोल्ड, उनके फादर थे, 1842 में उनकी डेथ हो गई थी, और 1867 में वो इसे पब्लिश कराते हैं रग्बी चैपल को, ठीक है। 1867 में पब्लिश कराते हैं इस पोयम को। और ये कौन थे? डॉक्टर टॉमस अर्नोल्ड, फेमस हेडमास्टर थे, कहाँ के? रग्बी के। और इन्हीं की याद में मैथ्यू अर्नोल्ड इनकी डेथ के 15 इयर्स बाद लिखते हैं रग्बी चैपल। ध्यान रखना इसको, लाइंस इसमें पूछी जा सकती है। ये फिल अप द गैप्स इन अवर फाइल्स, ठीक है, कि जो ये गैप है हमारी फाइल्स का, हमारी लाइफ की फाइल्स का, फिल अप इन अवर फाइल्स, स्ट्रेंथन द वेवरिंग लाइन, पूछी जा सकती है आपसे। रग्बी चैपल की लाइन है, दिस पोएम नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हु वाज टायर्ड of seeking advancement, joins the gypsies to learn their lore, roams in the world with them and still haunts the Oxford, the countryside. Identify the poem. Dover Beach, Rugby Chapel, the scholar gypsy, या none of these. Means इस पोएम में नरेट किया गया है एडवेंचर्स को, जो कि एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा थक चुके हैं। जॉइंस द जिप्सीज टू लर्न, और वो जिप्सीज को ज्वाइन करते हैं घूमने के लिए, सीखने के लिए, with them and still haunts the Oxford, the countryside. ये कौन सी पोयम है? किस पोयम में इस तरह की जो वर्क है, इस तरह की जो थीम है देखने को आपको मिलती है? और ये पोयम हो जाती है आपकी द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है। 1853 में अर्नोल्ड ने लिखा था इसको, और इससे इसकी इंस्पिरेशन उन्होंने, इसकी जो टोन है ना, इस पोएम की टोन द स्कॉलर जिप्सी, ध्यान रखना, मैथ्यू अर्नोल्ड की मेलनकली एंड पेसिमिज्म में, मींस निराशा से भरी हुई है, जिससे कि वो अपनी एज से डिससेटिस्फाइड हैं,
और इस वर्क की इंस्पिरेशन उन्होंने जोसेफ ग्लैनविल की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से ली है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पुटअप किया गया था, इसको आप ध्यान रखना। द स्कॉलर जिप्सी की जो इंस्पिरेशन है वो जोसेफ ग्लैनविल की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से ली गई है, ठीक है। ओके, लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज इन थीम ऑफ डॉबर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, मार्गरेट या मोरेलिटी। ये सारे ही वर्क किसके हैं? ये मैथ्यू अर्नोल्ड के वर्क हैं। और लॉस ऑफ फेथ इनमें से किस वर्क की थीम है, बताइए। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है राधे रानी, वेरी वेल डन। और ये लॉस ऑफ फेथ थीम हो जाती है डॉबर बीच की। डॉबर बीच आर्नोल्ड की एलेजी है, ठीक है। और वो इस एलेजी को कब लिखते हैं? रिलीजियस फेथ के लॉस पर लिखते हैं कि जो रिलीजियस फेथ है ना उसका डाउनफॉल हो गया है, डेक्लाइन हो गई है, मींस जो रिलीजियस जो विश्वास होता है वो फिनिश हो चुका है। और उस पर मॉर्न करते हुए डॉबर बीच लिखते हैं जिसकी थीम रखी है लॉस ऑफ फेथ। ओके, द लॉस इज ड्यू टू साइंस एंड ग्रोइंग मटीरियलिज्म। और किस कारण से ये लॉस हुआ है? साइंस और मटीरियलिज्म की ग्रोथ से ये लॉस हुआ है। लॉस ऑफ फेथ वो डॉबर, वेरी वेल डन, ये तो सभी का ठीक है। क्विक आंसर, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ 1867 में इन्होंने ये लिखा था। ओके, easy question. Others abide our question. Thou art free, we ask and ask. Thou smilest and art is still outtopping knowledge. For the loftiest hill, who to the stars uncrown his majesty. बताओ, आंसर बताओ। एक वर्ड और यूज किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 144, इस वर्ड को आप नोट कर लेना। एक मिनट में प्रीवियस उस पर चलती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना हमारा 144, इसमें आपको एक वर्ड देखने को मिल सकता है, याद रखना। ये जो मटीरियलिज्म और साइंस और ग्रोथ ऑफ मटीरियलिज्म शो किया गया है, इसके लिए यूज किया जा सकता है स्केप्टिसिज्म, SCEPTICISM। इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको स्केप्टिसिज्म देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, लॉस इज ड्यू टू स्केप्टिसिज्म, ठीक है। तो लॉस ऑफ फेथ इसकी थीम वहां रखी है, या तो साइंस एंड ग्रोइंग मटीरियलिज्म आपको देखने को मिलेगा या फिर वैसे। वेरी गुड, 145 का सभी का आंसर ठीक है। और ये हैं आपके कौन? अर्नोल्ड लिखते हैं अपने वर्क शेक्सपियर में। ये उनका सोनेट है, 1844 में इन्होंने लिखा था। पब्लिश डेट पूछी जा सकती है, 1849 में पब्लिश कराया था। ओके, अपनी पोयम द स्ट्रेट ट्रेवलर एंड अदर पोयम में इसको वो पब्लिश कराते हैं। विच पोयम ऑफ अर्नोल्ड बिगिंस विद कॉल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग। कौन सी पोयम शुरू होती है इन लाइन से? कॉल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग, बताइए। ये है आपकी रग्बी चैपल, ठीक है। इन लाइन से स्टार्ट होती है ये पोयम, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है, सो आपको इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की सारी पोयम्स पढ़ लेना। रॉबर्ट फ्रोस्ट भी आपकी एनसीईआरटी में, रॉबर्ट फ्रोस्ट की भी बहुत सारी पोयम्स हैं। ओके, छोटी छोटी पोयम्स हैं, उनको अच्छे से रीड कर लेना। लेबरर्स दैट शैल नॉट फेल व्हेन मैन इज गॉन, तो ये लाइन हमें अर्नोल्ड के किस वर्क में देखने को मिलती है? अर्नोल्ड्स क्वाइट वर्क, अर्नोल्ड शेक्सपियर, अर्नोल्ड्स डॉबर बीच, वर्ड्सवर्थ टू मिल्टन। लेबरर्स दैट शैल नॉट फेल व्हेन मैन इज गॉन, ठीक है। जब मैन चला जाता है तो उसके द्वारा किए गए जो कर्म है वो फेल नहीं होते। ठीक है, वेरी वेल डन पंकज। हाँ, 146 का ए, वेरी गुड। और ये है आपके अर्नोल्ड के क्वाइट वर्क से। इसमें वो नेचर लेसन सिखाते हुए बोलते हैं कि आदमी चला जाता है बट जो उसका लेबर है वो फेल नहीं होता, जो उसका परिश्रम है वो कभी फेल नहीं होता। इस पोयम में जो नेचर है वो
नेचर टू टीच द स्पीकर द लेसन ऑफ बैलेंसिंग ट्रैंक्विलिटी एंड टॉयल, कि जो परिश्रम है और जो ट्रैंक्विलिटी है, जो शांति है, उसको कैसे बैलेंस करना है। स्पीकर इस लेसन को सीखते हैं किससे? नेचर से। किस वर्क में? अर्नोल्ड के क्वाइट वर्क में। डैश द एंड इज एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, टेक रिफ्यूजी देयर। ये लाइंस आपको कहां देखने को मिलती हैं? अर्नोल्ड के शेक्सपियर, अर्नोल्ड डॉबर बीच, अर्नोल्ड मेमोरियल वर्सेस। इंपॉर्टेंट लाइन है, बताइए। कोई बात नहीं है, रिवीजन करोगे तो ये आपको हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। और ये इजी क्वेश्चन है, मैंने इजी क्वेश्चन रखे हैं, बट आपके एग्जाम बेस्ड है। जो मैंने एनालाइज किया था क्वेश्चन पेपर आपका, उसी पर बेस्ड रखे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लाइंस भी पूछी जाती हैं, भर भर के लाइंस पूछी जाती हैं। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट रीड दीज लाइंस, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये है आपके अर्नोल्ड का मेमोरियल वर्सेस, जानते हो ना, एलेजी है, और किसकी डेथ पर लिखते हैं? वर्ड्सवर्थ की डेथ पर उनको ट्रिब्यूट देते हुए, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एंड द रोल ऑफ आर्ट इन अ टाइम ऑफ टर्मोइल। 1850 में लिखा था ये। इसकी ये जो डेट है ना, रिटन डेट, ये आपसे पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट है 1850 में। ये तो टीजीटी में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और एलेजी है, अर्नोल्ड ने एलेजी लिखी थी डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ पर, और जो वर्ड्सवर्थ का कंट्रीब्यूशन है उसको दिखाते हैं, और साथ ही साथ बायरन और गॉथे उसको भी इस वर्क में वो शो करते हैं। और वर्ड्सवर्थ को क्या बताते हैं? सुपीरियर, ठीक है। बायरन को तो बता रहे हैं द टाइटैनिक स्ट्राइफ, नेक्स्ट क्लास में इनको ऐड कर दूंगी मैं। बायरन को बता रहे हैं द टाइटैनिक स्ट्राइफ, और वर्ड्सवर्थ को सुपीरियर बताते हैं, और ये लाइंस बोलते हैं। नहीं आलोक, ये सिर्फ आपके मॉक टेस्ट टाइप हैं। आपको इनसे ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, क्या आप ये फैक्ट जानते हो। और अगर आप नहीं जानते हो तो अपनी बुक उठाओ और फटाफट से उनको रीड करो, एंड देन तब प्रैक्टिस करने आया करो यहाँ पर, ठीक है। ये सिर्फ मॉक टेस्ट टाइप हैं, इनको पढ़ लेने भर से आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे। मैं आपको कोई झूठी ऐसे दिलासा नहीं दे सकती हूँ कि आप इनको पढ़ के चले जाओगे। आपको वहां पर कुछ याद, अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है पीजीटी के लिए, तो आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ओके, इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेते हैं एग्जाम, ठीक है। तो ये पीजीटी का तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है, इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस करा ही नहीं रही थी, ठीक है ना। ये मॉक टेस्ट टाइप है, आप यहाँ पर सिर्फ इवेल्युएशन कर सकते हो कि आपने कितना पढ़ा है, और अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उसको हाउ टू सॉल्व, ओके, ध्यान रखना इस चीज को। चलो बताओ, वी मॉर्टल मिलियंस लिव अलॉन इज, आपको यहाँ ये पता चलेगा कि आपको कितना लर्न रहता है। आप पढ़ रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कितना लर्न है, यहाँ इन बातों का आपको पता चलेगा। आपको क्या चीज लर्न है, क्या फैक्ट लर्न है, आप क्या जानते हो, ठीक है। टू मार्गरेट डॉबर बीच रग्बी चैपल, बुक उठाओ, बुक के बिना आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। कितने आप पेड कोर्स ले लो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तब तक आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, चाहे वो ग्रामर हो, लिटरेचर हो, या कुछ भी हो। अच्छा, टीजीटी पे ही फोकस करूं? नहीं, इस तरह से छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी टीजीटी का एग्जाम नहीं है। एटलीस्ट अपनी बुक तो उठाओ, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जैसे आर्नोल्ड हैं, टॉमस हार्डी हैं, विलियम फॉकनर हैं, और जॉन कीट्स और पीबी शेले, इन पे फोकस करो। इनके जो इजी जो वर्क हैं और प्रीवियस ईयर आप एनालाइज करो, ठीक है। तो कुछ हद तक कवर कर सकते हो। सारे स्टूडेंट आपके जैसे, आप क्या सोच रहे हो कि सबकी प्रिपरेशन है? सबकी प्रिपरेशन एक जैसी है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर देखकर मुझे पता चल जाता है सबकी प्रिपरेशन सेम है। कोई ऐसा नहीं है कि क्विक आंसर कर रहा हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है आप 2-3 महीने में इसको प्रिपेयर करके चले जाओगे, सारे क्वेश्चन टिक कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। वहां जाओगे ना, अगर 2-3 महीने देके इस एग्जाम को देने जाओगे, वहां सारे ऑप्शन सेम लगेंगे आपको। इसीलिए डीप स्टडी जरूरी है पीजीटी अगर आपको निकालना है, या तो फिर आप वे 2-3 महीने बिल्कुल अपनी बुक पर ही डिपेंड हो, और ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, चलो बताओ, ये आपकी टू मार्गरेट से हैं, आइसोलेशन, ओके। ओके, ठीक है पंकज, थैंक यू।
293 लाइन्स में लिखी है, स्विट्जरलैंड ग्रुप के द्वारा इन्होंने लिखी थी। ये इनके टू वर्क्स आए थे, ठीक है, टू मार्गरेट नाम से, एक आइसोलेशन और एक कंटिन्यूड, ध्यान रखना, टू मार्गरेट आइसोलेशन और एक आया था टू मार्गरेट कंटिन्यूड, और बाद में इन्होंने इसको टू मार्गरेट नाम से ही पब्लिश कराया था। किसका वर्क है टू मार्गरेट, किसका वर्क है, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। ओके, A god their severance ruled and bade betwixt their shores to be the unplumbed salt and stranging sea. ये इस तरह की लाइन्स, a god their severance ruled, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलती हैं आपको, मार्गरेट में देखने को मिलती हैं। ये जो मार्गरेट वर्क है ना, इसमें उन्होंने ये स्विट्जरलैंड ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसमें इस पोयम में उन्होंने मीटिंग और पार्टिंग्स की स्टोरी को बताया है, ठीक है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो मीटिंग है, किस तरह से मीटिंग है और पार्टिंग्स है। तो 2 पार्ट्स में इस पोयम को उन्होंने लिखा, एक आइसोलेशन और एक कंटिन्यूड, उस स्टोरी को बता रहे हैं और गॉड को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, और ये आपके टू मार्गरेट से हैं, जिसमें स्टोरी बताई गई मीटिंग एंड पार्टिंग की। ओके, Gothe in Weimar sleeps and Greece long since a Byron struggle cease. Very easy and important line. We stand today by Wordsworth storm. कहाँ ये लाइन्स आपको देखने को मिलती हैं, बताइए। एकदम इतना क्विक आंसर नहीं करना है, ध्यान से सोच के आंसर करना है, ठीक है, ध्यान से आंसर करो। हाँ ठीक है, 150 का सभी का ठीक है। का सभी का ठीक है, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 151 का। हाँ ठीक है, लव लिरिक है। वेरी गुड रुचि। ये आपका ठीक है, मेमोरियल वर्सेस की लाइन है, एकदम आइडेंटिफाई कर लोगे ना, इस तरह से पढ़ा करो। गॉथे है, बायरन है और वर्ड्सवर्थ है, तीनों को उन्होंने किस में बोला है, मेमोरियल वर्सेस में, ठीक है। चलो, टू होम डिड टीएस इलियट डेडिकेट द वेस्टलैंड, चलो फिनिश हो गया अर्नोल्ड। अब आ गए टीएस इलियट, बताओ किसको डेडिकेटेड है द वेस्टलैंड। ओके प्रेमपाल, ठीक है, राधे रानी, हाँ ये ठीक है आपका। इजी क्वेश्चन सभी के ठीक होते हैं, और थोड़ा सा भी टफ हो जाए वो सभी के रॉन्ग होते हैं। सो अपने आप को कम मत मानो, ठीक है, जितना प्रिपेयर कर सकते हो एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो उसे सॉलिड पढ़ो, सुबह को पढ़ो, शाम को रिवीजन करो, फिर सुबह उठ के फिर रिवाइज करो, फिर पढ़ो, फिर उसको रिवाइज करो, तब आप लर्न कर पाओगे फैक्ट्स। ऐसे नहीं है एक बार पढ़ लिया फिर सारा ही पढ़ दिया, फिर पता चला कि लर्न कुछ नहीं है। रिवीजन इज मस्ट। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की 2 ट्रिक्स होती हैं, एक तो प्रीवियस ईयर सारे निकाल दो 2 टाइम्स, और एक रिवीजन। ओके, हाँ ये सभी का ठीक है आपका। एजरा पाउंड को डेडिकेटेड है द वेस्टलैंड, इसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो ज्यादा नहीं, द वेस्टलैंड के जितने भी फैक्ट्स आपको पता है फटाफट टाइप कर दिया करो। हाय प्रगति। To whom did T.S. Eliot dedicate Prufrock and other observation? W.B. Yeats, Ezra Pound, Jean Wordenel या F.R. Lewis? T.S. Eliot का वर्क Prufrock and other observation किसे डेडिकेटेड है? वेरी गुड, ये हो जाते हैं आपके जीन वर्डनल को, ठीक है, जीन वर्डन सी जीन वर्डनल को डेडिकेटेड है। टीएस इलियट डेडिकेटेड प्रूफोर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशन, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोर्क, ठीक है, सबका डी आंसर आ रहा है, सी है ये, सी। चलिए नेक्स्ट, इन विच वर्ड्स फ्रॉम इज टीएस इलियट द वेस्टलैंड रिटन? द वेस्टलैंड किस वर्ड्स फॉर्म में लिखा है? ये प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए नो एक्सप्लेनेशन। ओके, जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है उसमें सिर्फ आंसर करो।
हाँ ठीक है। वेरी वेल डन, ये लिखा है फ्री वर्ड्स में, वेरी गुड। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड, ये सभी का ठीक है आपका। नेक्स्ट, टीएस इलियट हैज नॉट रिटन अ क्रिटिकल आर्टिकल, ठीक है, यानी कि टीएस इलियट ने क्रिटिकल आर्टिकल लिखे हैं, तो आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें से आपको चूज करना है किसके लिए नहीं लिखा है। ब्लेक, दांते, स्विनबर्न एंड शेले। चूज योर आंसर। किस किसके लिए उन्होंने क्रिटिकल आर्टिकल्स लिखे हैं और किसके लिए नहीं लिखा। कोई बात नहीं प्रगति, आप रिकॉर्डेड देख लेना। एंड योर आंसर इज शैली। ओके, शैली के लिए उन्होंने कोई क्रिटिकल आर्टिकल नहीं लिखा। ब्लेक, दांते और स्विनबर्न उनके क्रिटिकल आर्टिकल्स में इंक्लूडेड हैं। Which play of Shakespeare has been regarded as one of Shakespeare's most assured artistic success by T.S. Eliot? आज मेरे हिसाब से 60 क्वेश्चन है। ओके, कोरियोलेनस, हैमलेट, द टेम्पेस्ट या द कॉमेडी ऑफ एरर्स, बताइए। इलियट टफ है, ओके ठीक है, इलियट टफ नहीं है। इलियट जो है, जब आप इलियट को पढ़ते हो तो जो इंपॉर्टेंट वर्क है पहले उन्हें कवर कर लो, उसके बाद जो भी एमसीक्यू आपके पास है सभी को कवर नहीं करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में जिस हिसाब से आए हैं उनको कवर करो, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये टाइम एक्स्ट्रा पढ़ने का है ही नहीं, ये टाइम है जो आपने पढ़ रखा है, सिर्फ उसको रिवाइज करो। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट पता चलता है तो आप उसको ऐसे सॉल्व करो, इजी सॉल्व करो, है ना। आपको ये नहीं कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा नहीं है इसको मैं देख लूं, ठीक है। जितना कैपेसिटी है उतना करो, अदरवाइज क्योंकि आपको ग्रामर भी पढ़नी है, आपको प्रोवर्ब्स भी पढ़नी है, आपको इडियम्स भी करने हैं, तो हर एक सेक्शन को टाइम दो। बट लिटरेचर को फॉर श्योर आपको इसको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि पीजीटी में 60% पार्ट आता है लिटरेचर का और 40% पार्ट ग्रामर का होता है, उसमें सारे आपके प्रोवर्ब्स वगैरह इडियम्स वगैरह सब आ जाते हैं। ओके, हाँ वेरी वेल डन, ये है आपका कोरियोलेनस। ओके, टीएस इलियट कॉल्स अर्नोल्ड अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर। उन्होंने ये जो ऑब्जर्वेशन दी थी किस तरह से दी थी, इन द परफेक्ट क्रिटिक, इन इम्परफेक्ट क्रिटिक, इन अ रोमांटिक एरिस्टोक्रेट या इन द लोकल फ्लेवर। उन्होंने आर्नोल्ड को बोला है कि एक प्रोपेगेंडिस्ट है लिटरेचर के एंड एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर। अब स्कूल इंस्पेक्टर देख के तो आप समझ जाओगे कि ये आर्नोल्ड के लिए बोला है। कौन बोलते हैं, टीएस इलियट। लेकिन वेयर डज ही मेक दिस ऑब्जर्वेशन, कहां, ठीक है। उनको आर्नोल्ड को वो किस तरह किससे देखते हैं, एज एन इम्परफेक्ट क्रिटिक के रूप में देखते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट क्रिटिक वो आर्नोल्ड को बता रहे हैं, ध्यान रखना। द सेक्रेड वुड इज व्हाट इज, क्या ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है या ये एक पोएटिक प्ले है या कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स है या क्लासिकल ड्रामा है, बताइए। ठीक है, ये है आपका व्हाट, कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स। द सेक्रेड वुड किसका है ये वर्क, बताना जरा। द सेक्रेड वुड किसका वर्क है, देखो लर्न है क्या आपको, किसका वर्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज क्रिटिकली रेफरेंस्ड बाय इलियट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ा हुआ है आपका, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, टीजीटी की क्लास में बहुत बार मैंने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन। सेम नहीं, बस चेंज आया है क्योंकि टीएस इलियट हम पढ़ रहे हैं तो टीएस इलियट के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। ध्यान से रीड करो और बताओ कि इनमें से कौन सा शेक्सपियर का प्ले है इज क्रिटिकली रेफरेंस्ड बाय इलियट, जिसको क्रिटिकली इलियट ने रेफरेंस दिया है, किसमें, द सेक्रेड वुड में। बता दिया किसका वर्क है, चार्ल्स डिकेंस। टीएस इलियट का है द सेक्रेड वुड, ठीक है, जिसमें वो कोरियोलेनस को सुपीरियर टू हैमलेट बताते हैं, ठीक है। और
शेक्सपियर को बोल रहे हैं द बार्ड्स ट्रेजिक अचीवमेंट, और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के बारे में वो बोल रहे हैं। टी.एस. इलियट फेमसली प्रोक्लेम्ड कॉरियोलेनस सुपीरियर टू हैमलेट, कहां बोल रहे हैं? द सेक्रेड वुड में, और सेक्रेड वुड में ही टी.एस. इलियट के वो बोल रहे हैं कि अलोंग विद एंटनी एंड क्लियोपेट्रा द बार्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजिक अचीवमेंट। ओके, ध्यान रखना एंटनी एंड क्लियोपेट्रा को, ये तो टीसीटी का क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था आपका, ठीक है। विच ऑफ इलियट्स पोयम एंड्स विद दीज लाइन्स, कौन सी पोयम इन लाइन से एंड की है उन्होंने? दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंक बट अ विम्पर, द होलो मैन, एश वेडनेसडे, या अ सॉन्ग फॉर साइमन। ये तो आपकी एस के अरोरा की बुक में से क्वेश्चन है, एज इट इज। और ये है उनके द होलो मैन, ओके, होलो मैन से। चलिए अभी और भी है। ओके, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड? लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वो कैप अपनी रिवाइज करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड? इजी है ये क्वेश्चन और ये आपको पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है प्रेमपाल। ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। इजी क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं जिससे रिवीजन हो जाए। तो ये कितने पार्ट्स में है? आपकी 5 पार्ट्स में ये शो होती है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन व्हाट बेसिस डज इलियट कॉल हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ये सभी का ठीक है। आलोक, विक्रांत, प्रेमपाल, रुचि, ये सभी का आपका ठीक है। 5 पार्ट्स, 5। ओके, किस बेसिस पर इलियट हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बुलाते हैं? हैमलेट ब्रूड्स टू मच, हैमलेट फेन्स मैडनेस, बहाना बनाता है मैडनेस का। प्लॉट इज डिसजॉइंटेड, ठीक है, डिसजॉइंटेड प्लॉटिंग करता है। हैमलेट लैक्स इन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। वेरी वेल डन, ये ठीक है आपका। डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो बाकी हम कल करते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा वोकैब को रिवाइज करते हैं, जो हमने वोकैब की थी। आज सी जो वर्ड्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक क्लास फिर ए वाले वर्ड से लेकर, मीन्स हम लगभग 40 वर्ड्स कर चुके हैं, तो पहले इन्हीं को ही रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे वर्ड्स में इंक्लूड करूंगी अपनी वोकैब में। ओके, सो टाइप द मीनिंग ऑफ करकास, मीनिंग नहीं सिनोनिम्स टाइप करो करकास के। ओके हाँ ठीक है, ठीक है, ये सभी का ठीक है आपका। वेरी गुड। करकास, टाइप द ऑल सिनोनिम्स, क्योंकि हम इनको पहले भी कर चुके हैं, तो आप ही सिनोनिम टाइप करोगे एंड देन विल मूव नेक्स्ट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास ठीक लगी होगी ये, ठीक है। और शेड्यूल चेक करते रहना, शेड्यूल के हिसाब से क्लास होगी आपकी। वेरी वेल डन रुचि। करकास, करकास यानी कि डेड बॉडी, कॉप्स, रिमेन्स, बोन्स बोल सकते हो, कैडेवर बोल सकते हो, एशेस। वेरी वेल डन, ठीक है। स्पेलिंग पर फोकस करना, स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए आता है या इनकरेक्ट आपसे पूछी जाती है। स्टिफ, कॉर्पस, एशेस और कॉर्स, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ करकास। इंपॉर्टेंट वर्ड है डेड बॉडी, प्रीवियस ईयर टीजीटी में पूछा जा चुका है। ओके, कैथारसिस, ये तो आपसे आपके ही लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है। टाइप द ऑल सिनोनिम्स ऑफ कैथारसिस। थैंक्स रुचि। हाँ, बॉन्स बोल सकते हो। वेरी गुड विक्रांत। डिमाइज बोल सकते हो। हाँ, वेरी वेल डन। एंड कैथारसिस यानी कि एब्ल्यूशन या एप्रिएक्शन, और इजी मीनिंग टाइप कर दो। ये जो एब्ल्यूशन यानी कि क्या होना? परगेशन होना। वेरी गुड, वेरी गुड प्रेमपाल। क्लिनजिंग होना, प्योरिफिकेशन होना, एक्सपर्गेशन भी बोल सकते हो। परगेशन और एक्सपर्गेशन भी बोल सकते हो, यानी कि इमोशंस का निकलना, स्पेशली इन अ ट्रेजेडी। ओके,
वेरी वेल डन। परगेशन, प्योरिफिकेशन, रिलीज, है ना, इमोशंस रिलीज होना, वेरी गुड। ये सभी सिनोनिम्स हो जाते हैं आपके कैथार्सिस के। कैविल, कैविल यानी कि क्विबल मीन्स, टाइप द सिनोनिम्स इफ यू नो। कैविल, क्विबल या ऑब्जेक्शनेबल आप बोल सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है पंकज, प्रगति, वेरी वेल डन। कैविल या क्विबल या फिर कंप्लेन बोल सकते हो। निट पिक, ये वर्ड अच्छा है, निट पिक पूछा जा सकता है। निट पिक यानी कि कंप्लेन करना, क्विबल करना, ऑब्जेक्शन करना किसी बात पर, ठीक है। FUS फर्स्ट, या कैविल या मोन, निगल करना, ठीक है। आर्ग्यू करना, MOAN, मोन करना, आर्ग्यू करना, किसी बात से असहमत हो, है ना, उस पर जैसे एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आप बोलोगे निगल, NIGGLE, निगल, या क्रिटिसाइज करना, ओके। मटर, है ना, MUTTER, बड़बड़ाने के सेंस में बोल सकते हो मटर। काप, ओके। सो दीज ऑल आर सिनोनिम्स, कैविल या क्विबल या कंप्लेन या फोल्ट बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, सेलेशियल, सेलेशियल का मीन्स होता है एंजेलिक या यूटोपियन। टाइप द सिनोनिम्स। हाँ वेरी गुड प्रेमपाल, हैकल, यस हैकल, क्विबल के सेंस में जाएगा। कैविल, क्विबल, हैकल, सेलेशियल, इसके सिनोनिम आप ही टाइप करो क्योंकि इजी वर्ड है। कंप्लेन, ठीक है, निगल, हाँ वेरी गुड रुचि, प्रेमपाल, हेवनली, गॉडली, सेलेशियल, यूटोपियन, एंजेलिक, वेरी गुड। और ब्लिसफुल बोल सकते हो, ठीक है, एंजेलिकल, सुपरनल और ट्रांसजेंटल बोल सकते हो। इसकी स्पेलिंग पूछी जा सकती है आपसे। ट्रांसजेंटेंट, सॉरी ट्रांसडेंटल यानी कि सेलेशियल यानी कि जो गॉडली वाइब्स हो, पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है, उस वे में इसको यूज करोगे। एथरल, एथरल बोल सकते हो। कॉस्मिक, सुपरनेचुरल या गैलेक्टिक भी बोल सकते हो, या कॉस्मिकल बोल सकते हो। ये जो वर्ड है ना, कॉस्मिक या कॉस्मिकल, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हो। हाँ, वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है अपने ओड में सेलेशियल को। यूटोपियन बोल सकते हो, यूटोपिया, यूटोपिया वर्ड सुना है ना टॉमस मोर का, क्या मीन्स होता है इसका? पैराडाइज लाइक, है ना, हेवन। तो पैराडाइज भी इसके कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो। सेलेशियल होना, पॉजिटिव वे में आप इसको यूज कर सकते हो, ओके। चलो, कमेंट, कमेंट का मीन्स होता है प्रेज करना, अपलोड करना, प्रशंसा करना, ठीक है। तो टाइप द सिनोनिम्स ऑफ कमेंट। लिटरेरी टर्म भी है कमेंट से रिलेटेड, आप उसको टाइप कर देना। सुप्रीम बोल सकते हो, वेरी गुड प्रगति, स्पेलिंग ठीक कर लेना। सुप्रीम आप बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, ब्लिसफुल, ठीक है, ठीक है। चलो, कमेंट, कमेंट के टाइप कीजिए। निगल इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ओके, ठीक है। आलोक, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट, अपलॉड, क्लैप करना, ची, टोस्ट, ये सभी प्रेज में यूज होंगे। वेरी गुड रुचि, वेरी वेल डन। सैल्यूट या एडमायर करना, ऑनर करना, ग्लोरीफाई करना, एक्सटोल करना, यूलोजाइज करना, या फिर लिटरेरी वर्ड है ना पेन ग्रीक, इस वर्ड को याद रखना, प्रशंसा करना या प्रेज करना, एडमायर करना, उसके सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं पेन ग्रीक। लिटरेचर में पूछा जाता है लिटरेरी टर्म के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एडमायर करने के लिए यूज करते हैं वर्ड PANEGRYIC, पेन ग्रीक। हाँ, वेरी गुड प्रगति, अप्रिशिएट, प्रेज, ओके। कैवलकेट, कैवलकेट का मीन्स होता है प्रोसेशन, ओके।
वी हैव डिस्कस दिस वर्ड, सो यस बताइए द सिनोनिम्स ऑफ कैवलकेड। ठीक है, पेंचेंट, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट, गैलेक्ट्रिक, ओके। हाँ ठीक है विक्रांत, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना पेन ग्रीक की, टाइपिंग में हो जाता है यहाँ पे, बस आपको ध्यान रखना है, ओके। क्योंकि हम जो एक बार टाइप कर लेते हैं ना एग्जाम में, फिर वो 4 ऑप्शन एक जैसे दे देंगे, वहां पर हमें प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड, वेरी वेल डन रुचि। यस यस, ये होगा आपका परेड, मोटरकेड, है ना। मैंने बताया था ना, CADE रूट वर्ड है, CADE। केड, केड का मीन्स ही होता है कि एक लाइन में चलना, परेड करना, मार्च करना, प्रोसेशन करना, मोटरकेड करना, या कारकेड बोल सकते हो, कॉर्टेज बोल सकते हो, मार्च, कॉलम, ट्रूप, ट्रूप बोल सकते हो, है ना। ट्रूप अच्छा वर्ड है, आपसे कलेक्टिव नाउन्स में पूछा जाता है। कारवां बोल सकते हो, रेटिन्यू बोल सकते हो, मार्च पास्ट बोल सकते हो, ओके। कर्टेल, कर्टेल का मीन्स होता है शॉर्टन करना किसी चीज को। टाइप द सिनोनिम, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसके, ठीक है, टाइप कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। ये क्या हो जाएंगे, रेलेवेंस, लेसन करना, LESSEN होगा, है ना, EN। हाँ, अब्रीच करना, रिड्यूस करना, ब्रीफ, ट्रूनकेट भी बोल सकते हो, एलाइड बोल सकते हो, एब्रीविएट करना। नोट डाउन दिस वर्ड, ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना है। एब्रीविएट करना यानी कि शॉर्टन करना, ब्रीफ करना, कट करना, ठीक है। लेसन करना, LESSEN, ओके। चलो, कॉन्जर्वेशन न्यू वर्ड है, बट आप जानते होंगे इसका मीनिंग, बहुत बार सुनने को भी मिला है। कॉन्जर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को सुरक्षित रखना, ठीक है, प्रिजर्व करके रखना। सो what is the synonym of this word, conservation, प्रिजर्व करना या सुरक्षित रखना। yes, if you know, type the synonym। ठीक है, ओके ओके, और ये हो जाएगा आपका प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, है ना। प्रिजर्वेशन बोलोगे, कंजर्वेंसी बोलोगे, प्रोटेक्शन बोलोगे, और मेंटेनेंस भी बोलोगे। इसकी स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग आ सकती है मेंटेनेंस की, मेन NTEN 10 और फिर ANCE, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। मेन 10 एंस, मेंटेनेंस, इस तरह से याद कर सकते हो। मैनेजमेंट करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, हाँ, रिजर्व करना, वेरी गुड। डिफेंस करना, ओके, या सस्टेंटेशन, सस्टेंटेशन करना भी होता है, सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना, सेव करना, वेरी गुड, वेरी इजी, सेविंग, ओके ओके। क्रिप्टिक, CRYPTIC, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक। टाइप द सिनोनिम ऑफ क्रिप्टिक, क्या मीन्स होता है, एनिग्मेटिक या एम्बिग्यूअस, ओके। टाइप द सिनोनिम ऑफ क्रिप्टिक, क्या बोल सकते हो, और बहुत ही इजी सा मीनिंग है जो हमारे राइटर्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने वर्क में भी, याद आ जाए तो आपको। क्रिप्टिक या एनिग्मेटिक, है ना, जैसे आप एक तरह से बोल सकते हो एम्बिग्यूअस, पहेली से भरा हुआ, और क्या बोल सकते हो, पजल्ड बोल सकते हो, या फिर मिस्टीरियस बोल सकते हो, है ना, मिस्टीरियस, और हार्ड टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूजिंग भी बोल सकते हो, एंड मिस्टिफाइंग, परप्लेक्सिंग, पजलिंग, ऑब्सक्योर, ओके। दीज ऑल द सिनोनिम ऑफ क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मीन्स होता है पजलिंग, वेरी वेल डन विक्रांत। एब्स्ट्रूस, हाँ ठीक है,
पजल होना, परप्लेक्स होना, ठीक है, क्रिप्टिक या एनिग्मेटिक, एम्बिग्यूअस, ओके, ठीक है, आर्केन भी बोल सकते हो, आर्केन वर्ड, ठीक है, पजल के लिए यूज कर सकते हो, क्रिप्टिक के लिए यूज कर सकते हो। चलो तो ठीक है, इट्स ऑल एनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। शेड्यूल कर दूंगी मैं, अगर कल क्लास हुई तो ठीक है, अदरवाइज परसों तो होगी ही, ओके। सो एक बार शेड्यूल चेक कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और अपनी स्टडी करते रहिए, ओके। हैव अ गुड डे, बाय बाय।